नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव के आखिरी चरण में मध्य प्रदेश में स्थानीय नेताओं ने पूरा जोर लगाया। मुद्दों को यू टर्न देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिला और मुस्लिम वोटर्स इन सीटों पर अहम भूमिका में होंगे। महिलाओं को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। क्या यह मुद्दा भी इन सीटों पर प्रभाव डालेगा? 8 सीटों में से रतलाम, धार और खंडवा में जातिगत समीकरण और विधानसभा के नतीजे असर डाल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 13 मई को होना है। इस दिन प्रदेश की उन 8 सीटों पर वोटिंग होगी जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी भूमिका में हैं। इन सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार भी मेहनत करते नजर आए। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है। इधर चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता लोकसभा उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के महिलाओं को दिए विवादित बयान से बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस बयान का पलटवार किया। 13 मई कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। जिन सीटों पर अंतिम चरण में मतदान होना है उसमें से एक सीट इंदौर भी है। प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस द्वारा मतदाताओं से नोटा दबाने की अपील की जा रही है। धार लोकसभा में घोटाला विवाद के चलते बीजेपी से मुस्लिम समुदाय को दूर किए हुए हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे और विरोधियों के बिगड़े बोल भी मुद्दा बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। अंतिम चरण चिड़ा महिलाओं पर रण। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी में मौजूद है पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, कांतिलाल भूरिया जी ने जो बयान दिया है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस पर? जी हिमानी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हिमानी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, भरे मंच से कांतिलाल भूरिया ने जब यह बयान दिया 2 पत्नियों वाला, उस समय मंच पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अब कांग्रेस का कहना यह है, इस बयान के बाद जो सफाई आई है ऑन रिकॉर्ड, वो ये है कि आदिवासियों में तो बहुविवाह का प्रचलन है, फिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही है, और ये बात तो यूं ही कही गई थी। देखिए अमित जी, आदिवासी वर्ग के साथ साथ हमारे देश में अल्पसंख्यकों के वर्ग में, विशेषकर मुस्लिम समाज में जी, तो 4 विवाह के भी प्रचलन है। तो क्या जहां 4 विवाह की स्थिति है प्रचलन के आधार पर, तो वहां कांतिलाल जी और उनकी पार्टी 4 लाख रुपए देगी? और मैं तो अमित जी कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश आपके सामने करना चाहता हूँ। 2 बड़े झूठ। एक झूठ नौकरियों को लेकर, दूसरा झूठ ये 1 लाख रुपए को लेकर। जी, देश में 140 करोड़ माताओं लोगों में से 67 करोड़ हमारी माताएं बहनें हैं, 67 करोड़। यदि हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए देते हैं तो अमित जी जरा राहुल गांधी जी को बोलिएगा कि सैम पित्रोदा साहब या मणिशंकर अय्यर अपने गुरु लोगों से बैठे हिसाब लगाएं, तो भारत के बजट से कई गुना ज्यादा है जी, खाली यही व्यवस्था। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि वो 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। जी,
प्रभु कौन बुद्धिवटी खाते हो आप लोग। केंद्र सरकार में कुल जमा 40 लाख नौकरियां हैं, जिसमें से लगभग 31 लाख ऑलरेडी भरी हुई हैं जी। 9 लाख नियुक्तियां जो है, पद जो है वो खाली है पद। ये राज्यसभा में अभी पिछले लोकसभा सत्र में सदन में रिकॉर्ड पे आया जी। तो जब यही केंद्र के पास 9 लाख रिक्तियां, यदि मान लो आप सबकी सब भर देते पूरी की पूरी जी, तो भी 15 का 30 लाख कहां से भरेंगे। और यदि ये 9 लाख भर लेते हैं तो 21 लाख नौकरियां भरने के लिए सरकार की पद कहां से लाएंगे, तनख्वाह कहां से लाएंगे, बजट कहां से लाएंगे। तो इसको कहते हैं बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा। और जिस प्रकार भूरिया जी बातचीत करते हैं, हम सब जानते हैं कि उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। और वो जिस प्रकार से बातचीत करके बहन बेटियों की विषय की बात कर रहे हैं परंपरा प्रचलन के नाम पे, मुझे लगता है उचित नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को मतदान में जन समर्थन पिछले 2 चुनावों से लोकसभा के वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। 44 थे, फिर बढ़कर 52 तक आए 2019 के चुनाव में। तो ऐसी दयनीय परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है जिनका अमित जी कोई आधार नहीं। ये देंगे कहां से 1 लाख रुपए, किस बजट से देंगे, कहां से प्रावधान करेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं जी। ये इनकी वस्तुस्थिति है। अतुल जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस 1 लाख ही कहां से लगे, इसका ही कोई मास्टर प्लान उनके पास नहीं है। लेकिन कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है भरे मंच से, जिसका जीतू पटवारी ने समर्थन किया, बाकायदा दोबारा मंच पर आकर तालियां भी बजवाई, क्या कांग्रेस खुद ही सेल्फ गोल की कोशिश में आ गई है? सैम पित्रोदा से जो बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था, मणिशंकर अय्यर जी तक अब वो आ पहुंचा है। आखिर इतने संवेदनशील समय में इस तरह के जो बयान हैं, क्यों ये निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस नेताओं के जो बयान है उनके लिए ही कई बार मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इससे पहले जीतू पटवारी ने भी इमरती देवी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया और वो बयान भी पूरी पार्टी के खिलाफ गया। प्रदेश से लेकर कांतिलाल भूरिया तक सबसे बड़ी बात है कि जुबानी मर्यादा, तोल मोल कर बोलने वाली जो सीख है वो यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को लागू करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव मैदान में वैसे ही कांग्रेस अभी पिछड़ती नजर आ रही है। 29 सीटों की बीजेपी की जीतने की रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आती है, लेकिन फिर कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर और कुछ अच्छे कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा। और किस्मत से कई जगह पर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही, चाहे वो स्थानीय समीकरण हो, सांसद के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध हो, बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं का आना हो। कई सेक्टर्स ऐसे हैं, कई ऐसे कारण है, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत घटा है। बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, विधायक कई बार स्थानीय सांसद के साथ खड़े नजर नहीं आते। इसी वजह से कई जगह पर कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है। ऐसे में बयानों को लेकर कांग्रेस को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। और बीजेपी, आप जानते ही हैं कि फिलहाल सियासत में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं, इसलिए ऐसे बयान यदि कांग्रेस के नेताओं के मुंह से निकलते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी उनका लाभ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, अभी भी सियासी परिदृश्य से नदारद है। चुनावी राजनीति में निश्चित रूप से घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन घोषणा पत्र पर शायद ही कभी बहुत ज्यादा चर्चा होती हो। दीगर मुद्दे, तात्कालिक मुद्दे जरूर हावी हो जाते हैं और इसी वजह से लोकतंत्र में मतदाताओं का रुझान कम होता जा रहा है। जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जनता जिन पर लड़ाई चाहती है, दोनों दलों का स्पष्ट विभाजन और मत चाहती है, उनमें कहीं ना कहीं कोई संकोच है, कोई ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से मुख्य धारा के दल मुख्य मुद्दों से अपने आप को हटाना चाहते हैं। और जो खास बातें जो इनकी तरफ से वादे और दावे के रूप में कही जाती हैं, उन पर जनता का भरोसा भी कम होता जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद अमूमन ऐसा लोगों को लगता है कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं। बिल्कुल, तो अतुल जी कह रहे हैं कि ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हिमानी जी, क्या इत्तेफाक रखती है इससे? और कांतिलाल भूरिया जी ने जो बयान दिया है, क्या स्टैंड है पार्टी का इस पर? कितना संजीदा पार्टी उनके इस बयान को मान रही है? बिल्कुल संजीदा है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि इस बयान को लेकर जो बवाल मचाया गया है जी, कि क्या आप ये मानते हैं और पूरी तरह से सभी लोग
खुले मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में बहुविवाह की प्रथा नहीं है, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि वो आगे जाके इस बहुविवाह की प्रथा को खत्म कर देंगे। आदिवासियों के जो अलग से उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया है, वो उसको उसके अंतर्गत लाने वाले हैं। तो उनके बयान का मतलब था कि यदि बहुविवाह की प्रथा है, यदि किसी आदिवासी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, तो दोनों महिलाओं को अलग अलग वो धनराशि मिलेगी। हालांकि उन्होंने हंसते हुए ये बयान दिया था, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इसके मायने हम ये लगाए, इस बात को बवाल बनाया जा रहा है कि आदिवासी समाज को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लाने वाली है क्या बीजेपी? क्या हिंदू आदिवासी लोगों से उनका जो उनको ये विशेष अधिकार दिए गए उनसे उनको छीनने वाली है? या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह के वादे कर रही है वो परिवार के कुछ सदस्यों पर ही लागू होंगे? तो कांतिलाल भूरिया जी खुद आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो वो किसी भी तरीके की बात ऐसे हल्के में तो नहीं कह सकते। ठीक है हिमानी जी, पंकज जी ने एक बात और यहाँ पर जोड़ी थी जब हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस ने इतना बड़ा प्लान तो बना लिया कि हर महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे, जहां बहुविवाह 2 लाख की बात भी वहां पर आ गई। लेकिन कांग्रेस के लिए इसके पास मास्टर प्लान कहां से है? कैसे बजट लाएगी कांग्रेस? बीजेपी से साफ तौर पर सिर्फ चुनाव जीतने का एक शिगुफा बता रही है। तो मतलब पंकज भाई तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना प्लान बताएं, मास्टर प्लान बताएं, जो हम 4 जून के बाद, तो मैं उनकी बधाई स्वीकार करती हूँ और मास्टर प्लान समय के साथ उनको और उनकी पार्टी के लोगों को समय रहते पता चल जाएगा। बट हाँ, ये मैं जरूर आश्वस्त करना चाहती हूँ मध्य प्रदेश की और पूरे देश की जनता को कि ये 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में आएंगे, ऐसा कोई जुमला नहीं है जी। ये चीजें असलियत में होंगी, इसका मास्टर प्लान भी है और इससे होने वाले फायदे और इससे होने वाली जो भी जनता को इसकी सुविधाएं होंगी उन सब से का फायदा मिलेगा, ये मैं जरूर आश्वस्त करना चाहती हूँ। पंकज जी क्या आश्वस्त हैं कांग्रेस के इस वादे से कि 15 लाख की तरह जुमला नहीं है, और भूरिया जी ने जो बयान दिया था पूरी संजीदगी के साथ दिया था, उस पर टिकी है कांग्रेस पार्टी? देखिए अमित जी, मैंने सवाल खड़ा किया जी कि आदिवासी वर्ग में तो बहुविवाह 2 पत्नियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अल्पसंख्यक कांग्रेस के फेवरेट मुस्लिम वर्ग में 4 पत्नियों की है। तो इनका मूल जो एजेंडा है कांग्रेस का, वो अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्टिकरण के लिए संतुष्ट करना। उदाहरण देकर के वहां 2 को देंगे तो 4 को भी देंगे, और उन्हीं हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार लूटकर उन मुसलमानों को देंगे जो इनके फेवरेट वोट बैंक के जैसा ये मानते हैं। और हर जगह ये यही काम कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लूटने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने चलाया, उसका एक और जीवित और साक्षात प्रमाण है। मैंने सवाल सिर्फ कांग्रेस की मंशा पर पूरा किया। कांग्रेस देश से 1970 से झूठ बोलती आ रही, स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से। गरीबी हटाने की बात इंदिरा जी ने 1970 में करी थी। आज 2024 में इंदिरा जी के बाद राजीव जी का दौर गुजर गया, सोनिया जी का दौर माने या न माने चल रहा है, गुजर गया, कांग्रेस तय करे। राहुल और प्रियंका जी का दौर है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। अब राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, तो जो लोग लगभग 50 साल के बाद भी गरीबी हटाने के अपने वादों को पूर्ण नहीं कर पाते, उनके सच को कौन सच मानेगा? और मुझे मास्टर प्लान नहीं जानना भाई साहब। अमित जी, मैंने तो सवाल खड़ा किया कि देश की 143 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ माताएं बहनें हैं। यदि हर माता बहन को 1 लाख रुपए देंगे तो बजट का प्रावधान, भारत का बजट पढ़ा देखा कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने? मैंने इसलिए प्रश्न खड़ा किया कि कौन सी बुद्धि की वटी राहुल गांधी जी खाते हैं जिसके आधार पर घोषणाएं करते हैं। मैंने आपको नौकरी का उदाहरण दिया था कि वो पद है ही नहीं, पर हम कर देंगे। ये ठीक वैसे ही अमित जी जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जो चुनाव था 18 का, अतुल जी प्रमाण कांग्रेस ने कहा था हर किसान का 2 लाख का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। फिर आ गए पीले फॉर्म, नीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, 5,000, 2,000, 10,000, 2 लाख का तक कर्जा माफ नहीं किया। सरकार पटरी से उतर गई और फिर झूठे वादों का श्रृंखला। तो कांग्रेस के झूठ को जनता जनार्दन जानती पहचानती है, इसीलिए बराबर मैंने उदाहरण भी दिया था आपको कि 44 सीटें और बढ़कर 52 सीटें, 10% की अमित जी पात्रता इनकी नहीं है। और इनका मूल मिशन एक ही अमित जी कि सारे संसाधन मुसलमानों को दो, जैसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे। जवाब ले लेते। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लूटकर मुसलमानों को साधने की कोशिश के लिए पूरा बयान दिया गया है। जी अतुल जी, इनके वरिष्ठ नेतृत्व से लेके पंकज भाई मेरे बड़े भाई हैं। हमने जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे, जब इन्हें उनके झूठ वगैरह की जो ये जैसे अभी बोल रहे हैं, जब इनकी जानकारी नहीं थी, तब से हम भैया को जानते हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो उसी जो सीखा हुआ है, उसी ज्ञान के आधार पर कह रही हूँ कि ये जो बयान इनके
सबसे बड़े नेता जिनका ये महिमा मंडन करते हुए ये लोग थकते नहीं हैं, उन्होंने भी दिए थे और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनका फैक्ट चेक करके और मैनिफेस्टो दिखाकर क्लियर भी किया कि ऐसी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए हर धर्म, हर समाज, हर जाति की महिलाएं उसी क्राइटेरिया के अंदर आएंगी। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप जिस समाज में आदिवासी समाज में बहु विवाह किए जाते हैं, उस घर की कौन सी महिला को ये सहयोग राशि दी जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी, या वो ये कहना चाहती है कि वो ये प्रथा बंद करने जा रही है? मैं बस ये पूछ रही। अतुल जी, जैसा कि कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश में है कि बहुविवाह तो आदिवासियों में कम है, बीजेपी का कहना है कि अल्पसंख्यकों में ज्यादा है, और 2008 का वो बयान जो मनमोहन सिंह ने दिया था उसे बार बार दोहराना पीएम मोदी भी कई बार अपने भाषणों में इसका जिक्र कर चुके हैं। इसकी प्रासंगिकता कितनी अहम है मध्य प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव में, जहां मुस्लिम बाहुल्य वोटर सबसे ज्यादा है कुछ सीटों पर? जी अतुल जी। मैं दोनों ही पक्ष के नेताओं को सुन रहा हूं। निश्चित रूप से अपने अपने उनके पक्ष हैं, और चुनाव में 8 सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो आखिरी चरण की सीटें हैं, और इन सीटों पर 72% मुसलमान रहते हैं मध्य प्रदेश के, यानी वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे निश्चित रूप से भूमिका निभाते हैं, ये विधानसभा चुनाव में देखा। इसीलिए कांतिलाल भूरिया के बयान को हाइप देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लेकिन मेरा पंकज जी से यहां पर सवाल है कि आपका जो मुस्लिम विरोध है और आपका जो डर है, आशंका है, जिस पर कांग्रेस खेल रही है कि मुस्लिम महिलाओं को भी शायद 2 या 3 विवाह के बाद उन महिलाओं को भी पैसा मिलेगा, लेकिन जो 8 सीटें हैं यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है, 72% आबादी यहां पर रहती है इन 8 सीटों पर। तो क्या उनके विरोध के बाद, उनके वोटों के बिना यहां पर आप जीतने की कंडीशन में हैं, और आप ये मानकर चल रहे हैं कि इन 8 सीटों पर मुसलमानों का वोट आपको नहीं मिलेगा? देखिए अतुल जी, ये कैसे स्थापित कर लिया किसी ने 4 जून के पहले कि किसका वोट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? ना आप स्थापित कर सकते ना मैं कर सकता। हम तो सिर्फ ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी बहनों के नाम पर मूल मुद्दा मुस्लिम वर्ग को की 4 व्यवस्थाओं जो है, और जिसका इनके घोषणा पत्र में उल्लेख है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, जो एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 पत्नी रखने की आज्ञा देता है। तो नाम हमारी आदिवासी बहनों का, और आप देखिए इसी भारत में पिछले 65 साल में 44% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जनजाति वर्ग की आबादी नहीं बढ़ी अतुल जी। तो लाभ किसको देना है? मुस्लिम वर्ग को लाभ देना है। नाम किसका? दम नहीं इनमें के नाम डायरेक्ट मुसलमान कर ले, तो नाम ले रहे हैं आदिवासी बंधुओं का, जो इन्होंने कर्नाटक में किया कि शेख, सैयद, मुगल, पठान, सवर्ण मुस्लिम अतुल जी, उनको ओबीसी में डाल दिया। शर्म आना चाहिए। मनमोहन सिंह जी का कथन सबके सामने, जहां वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाई साहब क्यों अलग करते हो मुसलमानों को हमसे? हम क्या कहते हैं अतुल जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज बताइए देश में कौन सी योजना के लाभ से हमारे मुस्लिम भाई बहन वंचित है? 370 से लेकर ट्रिपल तलाक तक लाभ उनका। बाकी योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जिस योजना की बात करें, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, रोड, हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल, कहीं भेदभाव है क्या? ये कांग्रेस भेदभाव क्यों उत्पन्न करती है? और एजेंडा वही है अतुल जी कि 43% आबादी बढ़ी है, और इनमें दम नहीं है कि खुलकर मुस्लिम की बात करें। इनको चिंता विरोध की, हमारे लिए सब बराबर है, और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम भाई बहन भी वोट देते हैं। मुस्लिम बहनों की वोट की मदद से, मुस्लिम भाइयों की वोट की मदद से हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे भाई बहनों को हमसे अलग करना चाहती है। 47 से अलग किया, हर जगह वही काम, हर जगह वही काम। वोट जिहाद अतुल जी, वोट जिहाद। शर्म नहीं आई कांग्रेस के लोगों को? मैंने 52 से लेकर अब तक चुनाव पढ़े, इतिहास में चुनाव देखे। वोट जिहाद अतुल जी, इस स्तर की सांप्रदायिकता कहां लेकर जाना चाहते हो देश को? किस दशा में लेकर जाना चाहते हो? किस दिशा में कांग्रेस लेकर के जाना चाहती है वोटर्स को? क्या सिर्फ विशेष वर्ग पर ही फोकस रह गया पार्टी का? मैं वो सन जो है, भैया ने बोला कौन सी सन से कौन से सन 1952 से उन्होंने कहा चुनाव का अध्ययन वो कर रहे हैं। तो वो 2020 में भाजपा क्यों ज्वाइन करने गए थे? उन्हें 2004 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार की नीतियों से इतनी आपत्ति थी और उनकी नीतियों से इतने ज्यादा वो कुंठित हो चुके थे, तो 2020 में वो क्यों निर्णय ले पाए कि उनको भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए? तो कम से कम आप जब से गए हैं तब से अगर आप समर्थन करें तो
जनता को भी संगत लगता है, जो जिन विषयों पर डिबेट हो रही है वो विषय ये है कि बिल्कुल व्यक्तिगत हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ विषय पर हम केंद्रित करें। मैं सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा। जी हिमानी जी, पंकज जी ने आरोप ये लगाया कि सिर्फ विशेष वर्ग पर ही शुरू से कांग्रेस का फोकस रहा है और इस बार भी कांग्रेस यही कर रही है। पंकज जी ने आरोप लगाया है, हम इस आरोप को स्वीकार नहीं करते हैं। पंकज जी सिर्फ जनता को बहकाने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब कांतिलाल भूरिया जी ने आदिवासी समाज की बैठक में आदिवासी होते हुए आदिवासी महिलाओं के लिए बयान दिया, तो आप किसी को उससे किसी से भी कनेक्ट कर देंगे? हम थोड़ी उसका जवाब महिलाओं का अधिकार नहीं दोगी, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीन लोगी, ऐसा करें कांग्रेस? अतुल जी कुछ कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को नहीं देगी। कमी है, माफ कीजिएगा, आपको मैं बिल्कुल नहीं टोक पाई क्योंकि आप बड़े भाई हैं, लेकिन आप अपनी छोटी बहन को नहीं सुन पा रहे हैं। जी आपकी बात रखिए हिमानी जी, फिर अतुल जी का रुख करेंगे। बात पूरी हो जाए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आऊंगा पंकज जी, फिर से आपके पास आऊंगा, मैं जवाब लेने जरूर आऊंगा। जी हिमानी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद कांतिलाल भूरिया जी और मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने की हैसियत से कहती हूँ कि चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, आदिवासी महिलाएं हो, हिंदू महिलाएं हो, जैन महिलाएं हो, पारसी महिलाएं हो, सभी के लिए ये गारंटी एक जैसी रहेगी। एक परिवार में 4 बहनें होती हैं तो 4 बहनों के लिए एक जैसी चीजें दी जाती हैं, ली जाती हैं, तो वो सभी बहनें एक जैसी रहेंगी। ये लोग किसी भी तरह का बयान दें, क्योंकि अब इनको चुनाव अपने हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो इस तरह की उलझुल टिप्पणी देना इनका अधिकार है और इनका फर्ज है, उनको अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। लेकिन जैसा उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी होते हुए कहा, ये इस समय उन्हीं के लिए कहा गया है, आप इसको कुछ भी कहते रहिए। अतुल जी, जैसा कि हिमानी जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने जो बयान जो कांतिलाल भूरिया की तरफ से आया उस पर कांग्रेस अडिग है, टिकी हुई है और इतने बड़े नेता है, कुछ सोच समझकर ही मंच पर बोला गया होगा। लेकिन क्या लगता है इस बयान के बाद जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी वो क्या मतदाताओं के बीच पहुंच चुका है और इसका कितना फायदा कांग्रेस को और कितना नुकसान हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष को हो सकता है अंतिम चरण में? देखिए, सबके अपने अपने टारगेट वोटर्स हैं, तो कांग्रेस के अपने टारगेट वोटर्स हैं और जिन 8 सीटों की बात है वहां पर निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या तो है ही, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी है, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर रहे। 45 विधानसभा ऐसी होती हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स सीधे सीधे जीत और हार का फैसला करते हैं। यहाँ पर धार की हम बात करें तो बहुत सारा मामला पहले से ही मुस्लिमों को नाराज किए हुए है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को पता है कि ये वोटर्स हमारे नहीं है, तो उसकी रणनीति उस हिसाब से सामने आ रही है और इस बयान को अपने अपने परसेप्शन से लोग देख रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं, जो आखिरी चरण का चुनाव है, इस आखिरी चरण में किस पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है। जो 2900 सीट के चुनाव संपन्न हो जाएंगे 13 तारीख को, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। जीतू पटवारी उमंग सिंगार कार में बैठकर एकता का संदेश देते नजर आए, जमीन पर मेहनत करते नजर आए। बीजेपी से भी मोहन यादव और विष्णुदत्त शर्मा ने पूरी ताकत लगा दी। तो ये यहाँ पर आखिरी चुनाव की आखिरी रणनीति है, मुद्दे हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करके अपने पक्ष में करने की कोशिशें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। मूल बात ये है कि ये जो 8 सीटें हैं ये किसके पक्ष में जाती हैं। बीजेपी का जो दावा है 29 सीटें जीतने का, इन 8 सीटों के साथ भी इस दावे पर कितनी खरी उतरती है, क्योंकि वोटर्स का मिजाज अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ सीटों पर ये बात जरूर है कि फाइट की स्थिति है, कांग्रेस ने कुछ जगह अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, कुछ जगह ऐसी भी स्थितियां हैं जहां पर स्थानीय कैंडिडेट, स्थानीय सांसद का विरोध भी है, लेकिन फिर भी बीजेपी प्लस में है। लेकिन इसके बाद भी चुनावी मुकाबला है, वोटर्स का फैसला अंतिम फैसला होता है और वो क्या मन बनाते हैं, उनका फैसला क्या होता है, ये तो मतपेटियों के खुलने के बाद ही सामने आए। पंकज जी, बीजेपी तो प्लस में जैसे कि अतुल जी कह रहे हैं, लेकिन 8 सीटों पर क्या स्थिति बीजेपी अपने आग कर चल रही है कि तो मजबूत दावेदारी है सभी 8 सीटों पर? देखिए अमित जी, 8 सीटों के अलावा बाकी 21 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर मोदी जी की गारंटी के साथ, जनता की कृपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोट जिहाद, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की राजनीति, मुसलमानों को SC ST OBC का अधिकार लूट कर देना, मंगलसूत्र लूटने का मैनिफेस्टो, विरासत कर, रंग भेद के आधार पर भारत को बांटना, ये कांग्रेस कर सकती है। आज तो मणिशंकर अय्यर जी बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उसका एटम बम है। अरे जिस पाकिस्तान को हमने कईयों बार कुचल के 2 हिस्से कर दिए और उससे उसका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेसियों को पाकिस्तान का सम्मान मुबारक हो, हम तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं और इसीलिए जनता मोदी जी की गारंटी के साथ कमल के चुनाव चिन्ह के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हिमानी जी, मेरा दूसरी डिबेट है, आगे हो तो मैं लीव कर दूं। जी पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हिमानी जी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। हिमानी जी,
बीजेपी शुरू से ही दावा कर रही है कि 29 सीटों पर मोदी की गारंटी का जादू देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोगों ने हमेशा ये कहा है कि गारंटी उसकी पूरी होती है जिसके पिछले वादे पूरे हों, लेकिन ये जो अंतिम चरण की 8 निर्णायक सीटें हैं, कांग्रेस का क्या अनुमान है? क्या सभी सीटें झोली में आएंगी या फिर टफ फाइट यहां पर देखने को मिलेगी आपकी? देखिए, सभी सीटों को लेकर इसलिए नहीं कह सकते कि आपने एक सीट पर उन्होंने अपना जो भी उनकी आजकल छल बल धन की जो राजनीति चल रही है उससे कैंडिडेट का नाम वापस करवा लिया है। तो असल में तो चुनाव 7 ही सीटों पर है और 7 सीटों में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। बाकी अति आत्मविश्वासी होकर निर्णय सुनाना ये हमारा स्वभाव नहीं है, पर आप ये मानिएगा कि पिछली बार से बहुत बेहतर रिजल्ट और चौंकाने वाले रिजल्ट आपको इन 7 सीटों पर देखने को मिलेंगे। और आप देखिएगा कि जो बची हुई इंदौर की सीट है उस पर भी इंदौर की जनता इस जो भी कृत्य हुआ है उसका नोटा के रूप में बहुत ही मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को देगी। अतुल जी, नोटा की बात यहां पर हुई है। कांग्रेस तो लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि आप सिर्फ नोटा का ही बटन दबाएं, किसी और प्रत्याशी का समर्थन भी किसी और दल का कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन इंदौर से हम इस डिबेट को क्लोज करना चाहेंगे। क्या वहां जो भी घटनाक्रम हुआ, खासकर ये कहा जा रहा था कि अक्षय कांति बम किसी दबाव के चलते गए हैं, अब तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी उनके खिलाफ में जारी कर दिया है, तो क्या समीकरण इंदौर में बदलेंगे कांग्रेस के फेवर में? देखिए, ये संभावना तो है ही नहीं क्योंकि मैदान में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने नोटा का जो दाव खेला है, निश्चित रूप से उससे कांग्रेस की जमीनी हकीकत कांग्रेस को भी पता चल जाएगी कि आखिर उसकी अपील का क्या असर होता है। क्योंकि यदि वोटर बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं देता और कोई दूसरा कैंडिडेट उसे नजर नहीं आता, तो क्या नोटा का वो इस्तेमाल करेगा? और जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार किया है कि लोकतंत्र का अपमान हुआ, प्रत्याशी को हाईजैक किया गया, अपहरण किया गया, तो ये सब बातें जनता पर कितना असर करती है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए जीत और हार का सवाल नहीं है। जो दाव उसने चला है नोटा का, उस दाव पर जनता का कितना बड़ा विश्वास है, ये देखने को मिले। बिल्कुल, और ये जो विश्वास है 4 जून को नतीजों के साथ और स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं लगातार, जिसमें घेरा जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के द्वारा, उसका मतदाताओं पर कितना असर हुआ है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।